हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सरसाइज 8.3 इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो इसको स्टडी करने से पहले ये देखते हैं कि डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, डाई का मतलब दो। डाई का मतलब दो। जिस एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम आते हैं उसे कहते हैं डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉइन टॉस किया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक तो हेड आएगा, दूसरा टेल आ सकता है। ओके, दूसरा एग्जांपल है स्टूडेंट पास और फेल, पास या फेल दो ऑप्शन। रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन यस और नो दो ऑप्शन। मतलब जिसके दो आउटकम आते हैं उस एक्सपेरिमेंट को हम डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट होगा तो ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब दो जो आउटकम आते हैं उसमें से एक आउटकम आपके लिए सक्सेस होगा, एक सक्सेस होगा और दूसरा फेल्योर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉइन टॉस किया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हेड या टेल। ओके, अगर कॉइन टॉस करते समय मैं बोल रहा हूँ कि हेड चाहिए मुझे, तो हेड मेरे लिए सक्सेस हो जाएगा और टेल मेरे लिए फेल्योर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी एच की प्रोबेबिलिटी कितने आ सकती है, एक ही हेड आ रहा है, कितने में से, दो में से, एक दो में से एक है ना। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाएगा, वो भी हाफ हो जाएगा। क्लियर, ये सक्सेस है, सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम P से इंडिकेट करते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर को हम Q से इंडिकेट करते हैं। मतलब P इज इक्वल टू, इस केस में आपका हाफ बन जाएगा और Q इज इक्वल टू, इस केस में आपका ये भी हाफ बन जाएगा। एक चीज और ध्यान देना, कभी भी P प्लस Q करोगे तो आंसर 1 आएगा। ऑलवेज P प्लस Q ऑलवेज 1 होगा। देखो ना, हाफ प्लस हाफ 1 आता है। क्लियर, यहाँ तक समझा। अब स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेल्यूर डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कैसे निकालते हुए देखते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। हमने तो अभी देखा कि कॉइन में कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आता है, हाफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना है, आता है हाफ। ये P हो सकता है, ये Q हो सकता है, या फिर वाइस वर्सा। डिपेंड है कि मैं क्या चीज सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि हेड सिलेक्ट किया तो ये P बन जाएगा, ये Q बन जाएगा। अगर मैं T सिलेक्ट करता हूँ तो ये P बनता है और ये Q बनता है। ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट समझो, अपने डाइस रोल किया तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम 6 आते हैं, ये आपको पता है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेल्योर कैसे डिसाइड होगा, समझो मुझे इसमें से सिर्फ इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर कितने हैं, 1 2 3 2 4 6। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कैसे बोलोगे, 3 है, कितने में से, 6 में से, तो ये बन जाएगा हाफ 1/2। यहाँ तक क्लियर है। इसके अपोजिट मतलब फेल्योर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑड नंबर होंगे ऑब्वियसली, तो ऑड नंबर 1 2 और 3 आते हैं, तो 3 6 में से, तो ये भी बन गया हाफ। क्लियर, इसको मैं P से इंडिकेट करूंगा, P इज इक्वल टू हाफ एंड Q इज इक्वल टू हाफ। इस केस में भी देखो P प्लस Q 1 ही आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, आपको परसेंटेज में दिया है। परसेंटेज में क्वेश्चन आता है तो 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज। ऐसे में बोल रहा हूँ कि टोटल जो स्टूडेंट्स है उसमें से 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज। समझो बॉयज मेरे लिए सक्सेस है, ऐसा एज्यूम करते कि बॉयज मेरे लिए सक्सेस है। तो इस केस में मैं P कैसे निकालूंगा, 60% ना, तो 60 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है, ये सॉल्व करने के बाद 6/10 बन जाएगा। अब Q मतलब इसके अपोजिट, बॉयज के अपोजिट कौन होंगे, वहां पे गर्ल्स होंगे। ऑब्वियसली 60% बॉयज है तो गर्ल्स कितने परसेंट हो गए, 40%। तो मैं Q की वैल्यू 40% के हिसाब से निकालूंगा, तो ये कैंसिल हुआ और ये 4/10। ये समझा। इस केस में P प्लस Q करके देखो 1 आता है क्या, ऑब्वियसली 1 आएगा, क्योंकि 6 + 4 10 डिवाइडेड बाय 10 कैंसिल करके 1 होता है। करके देखना, ये परसेंट वाला समझा। नेक्स्ट आगे चलते, इन रेशियो। समझो क्वेश्चन रेशियो में आता है, जैसे कि रेशियो ऑफ A विंस अ रेस अगेंस्ट B इज 5:3। अब समझो मैं A की तरफ से, अगर A जीतेगा तो मेरे लिए सक्सेस है, हारेगा तो फेल्योर है। ठीक है, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालता हूँ पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब रेशियो में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, तो पहले इस रेशियो का टोटल ले लो, कितना आता है 8, 5 + 3 8 ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इन दोनों में 8 गेम होते हैं, 8 रेसेस होते हैं, तो A के जीतने के चांसेस कितने हैं, 5, कितने में से, 8 में से। और B के चांसेस कितने हैं, 3 है सिर्फ, कितने में से, 8 में से। ये समझा। ओके, मुझे पता है मैं P A के तरफ से, तो P इज इक्वल टू 5/8, क्योंकि A मेरे लिए सक्सेस है
और बी मेरे लिए फेल्यूर है, सो क्यू इज इक्वल टू 3/8। इन दोनों का एडिशन करो 1 आता है, देखना पी प्लस क्यू करके 1 आएगा, ऑलवेज पी प्लस क्यू 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। सिंपल क्वेश्चन कैसे होता है कि बोलेंगे एक क्वेश्चन है, उसके समझो एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, मतलब ए बी सी डी, और वो बोलेंगे कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट है तो आपके सक्सेस के चांसेस कैसे होंगे, एक करेक्ट है ना, तो बोलूंगा एक करेक्ट है कितने में से, 4 में से, ये आपका बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ऑब्वियसली उसका उल्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, 3 तो रॉन्ग होंगे, 3 तो रॉन्ग हो सकते हैं, तो 3 4 में से, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। समझो सेम क्वेश्चन आता है और बोलते हैं कि ए बी सी ऐसे 3 ही ऑप्शन है, उसमें से एक करेक्ट है, तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना बन जाएगा, एक ही करेक्ट है ना, कौन सा भी एक करेक्ट होगा 3 में से, और क्यू कितना हो जाएगा 2/3, क्योंकि 2 रॉन्ग होंगे 3 में से। क्लियर, ये पूरा कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेल्योर में समझ में आया। ओके, अगर ये समझ में आया तो एक्सरसाइज 8.3 आराम से सॉल्व कर लोगे। स्टूडेंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में और एक कंसेप्ट आपको यूज करने पड़ेगी, दैट इज कॉम्बिनेशन। ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन इस ऐसे इंडिकेट करते हैं, NCR, C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि 5C3 अगर आपको दिया होगा तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, n इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 को 3 डिजिट पीछे लाना है, 5 इंटू 4 इंटू 3, देखो अप टू 3 नहीं है, ऐसे काउंट करो 1 2 3, ओके, अप टू 3 नहीं है। और इस 3 को ऐसे लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 तरफ मल्टीप्लाई करते जाओगे, बाद में इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 आता है। क्लियर। सिमिलरली अगर मैंने 5C2 दिया तो आपको, तो आप 5 को 2 डिजिट पीछे लाओगे, 5 इंटू 2, सॉरी 5 इंटू 4, 1 2, और ये 2 को कैसे लिखोगे 1 इंटू 2, खत्म। और सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 10। क्लियर। अगर समझो मैंने 7C3 दिया, 7C3 क्या करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 पीछे आए, ओके, और इस 3 को एज इट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे फॉरवर्ड में लाना है, और इसको सॉल्व करने के बाद ये कैंसिल और 35 आता है। ये क्लियर है। अब ध्यान देना, अगर मैं बोलता हूँ कि 5C5 करना है तो क्या करोगे आप, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 डिजिट पीछे, और इस 5 को एज इट इज 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सीधा देखो ये सब कैंसिल हो रहा है, सब 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 कैंसिल हुआ, तो बचेगा क्या, सिंपल 1। इसका मतलब ये सेम हो गए तो आंसर 1 आएगा। मतलब कल को अगर मैं 4C4 बोलता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। 3C3 बोलता हूँ तो आंसर, सॉरी 1 आएगा, यहाँ पे मैं गलत बोल रहा हूँ। 4C4 का आंसर 1 आएगा, 3C3 का आंसर भी 1 आएगा। अगर समझो मैंने यहाँ पे 5C0 दिया तो आंसर भी 1 आता है, तब भी आंसर 1 आता है, क्योंकि इसमें आंसर 0 नहीं आता है। दिमाग में रखना, 0 दिखेगा आंसर 1 लिखना है। जैसे कि इससे मैं पता कर सकता हूँ, अगर मुझे NCN दिया मतलब सेम सेम दिया है तो आंसर 1, अगर NC0 दिया तो भी आंसर 1, तो 2 केस में आंसर 1 आता है। ये याद रखना, क्योंकि हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसको यूज करना है, हर एक फॉर्मूले में ये यूज होगा। ओके, अब स्टूडेंट हम फाइनली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखेंगे। क्या फॉर्मूला कहता है, P ऑफ x इक्वल टू x NCx P रेस टू x Q रेस टू n माइनस x। अब इसमें से हमें क्या क्या पता है वो देखते हैं। पहले तो हमें P पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये देखा है हमने। Q भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, ये भी देखा है। इसमें से मुझे C भी पता है, कॉम्बिनेशन अब भी देखा था, C भी पता है। तो क्या रह गया, N और X। N और X मुझे नहीं पता है, इसमें से N पहले पता करते हैं। N इज अ नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसका मतलब समझो, मैंने जैसे बोला था कि कॉइन टॉस करोगे तो 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो हेड आएगा, एक टेल आएगा। P हेड हो सकता है, Q टेल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर और सक्सेस, ये पता किया। बट अगर मैं बोलता हूँ कि सेम कॉइन मीन अगर 7 बार टॉस कर रहा हूँ तो मैं उस एक्सपेरिमेंट को 7 बार रिपीट कर रहा हूँ, तो मैंने नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने किए, 7। तो यहाँ पे N इज इक्वल टू मेरा 7 बन जाएगा। क्लियर। सिमिलरली अगर समझो मैंने आपको 10 बॉल्स दिए अलग अलग कलर के, 3 कलर है उसमें अलग अलग, ठीक है। आपने उसमें से 4 बॉल निकाले, कैसे निकाले, बॉल का कलर देख लिया, फिर से वहां पे डाल दिया, बाद में दूसरा बॉल उठाया, कलर देख लिया, वहां पे फिर से पुट कर दिया, ऐसे 4 बार आपने किया। मतलब आप आपको 10 बॉल दिए, बट उसमें से 4 बार आप एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे हो, 4 बार चेक कर रहे हो। हाँ, मतलब यहाँ पर आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स ये 4 बन जाएगा।
इस केस में बॉल वाले केस में, ये समझ में आया? ठीक है, तो n कैसे ढूंढते हैं वो क्वेश्चन से पता चलेगा ही, ये समझ में आ रहा है शायद आपको। ओके, अब बचा क्या? x क्या होगा? x आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वही आपका x होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला कि 7 बार कॉइन टॉस किया, n इज इक्वल टू 7। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आप सीधा बोलोगे हाँ x इक्वल टू 2, मतलब इस फॉर्मूले में x के जगह 2 पुट करते जाओगे और सॉल्व करोगे। क्लियर? तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 यहाँ पे मिल जाएगा, x इक्वल टू 2। क्लियर? अगर समझो मैंने बोला कि एग्जैक्टली 4 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप बोलोगे x इक्वल टू 4, यहाँ पे x इक्वल टू 4 पुट करते जाओगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि x की क्या पॉसिबल वैल्यू आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7 बार कॉइन टॉस कर रहे हो, ये पता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ हेड के बारे में सोचो, तो x आप बोलोगे 7 में से 0 बार हेड आ सकता है, मतलब 7 के साथ टेल आएंगे और 0 हेड आ सकता है, और 1 बार हेड आ सकता है, 2 बार हेड आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 के 7 बार हेड आएगा। 7 बार कॉइन टॉस किया, 7 के 7 हेड, ऐसा हो सकता है। इसके ऊपर नहीं जाओगे। क्लियर? मतलब ये पॉसिबल वैल्यू अपने x के पहले से ही निकाल के रखिए। अब मैं आपको ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 हेड्स। 5 के ऊपर हेड्स आने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 5 के ऊपर कितने हैं? 6 और 7, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 को सॉल्व करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे और कंप्लीटली आंसर निकालोगे। समझ में आया? वो कैसे करते हैं वो आगे एक्सरसाइज में हम देखेंगे, इतना तो समझ में आया। ठीक है, चलो स्टूडेंट अभी एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स, 4 बार डाई थ्रो की है, मतलब कितने बार एक्सपेरिमेंट हुआ है यहाँ पे? 4 बार। तो मैं पहले ही डिसाइड कर लेता हूँ कि n आपका 4 होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये समझ में आया? ठीक है, वो बोल रहे इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड है? ऑड नंबर के ऊपर। समझो मैंने पहले ही बताया कि आप एक डाइस रोल करते हो तो आपका एस क्या बन जाता है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऑड नंबर आपके लिए सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर पहले निकालना पड़ेगा। कितना आएगा? ऑड नंबर कितने हैं? 3, कितने में से? 6 में से, तो ये 1/2। ये बताया मैंने कैसे निकालते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ये क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि फेल्यूर के भी प्रोबेबिलिटी मुझे पता होनी चाहिए। ये भी कितना हो जाएगा? 3/6, मतलब 1/2। अब मुझे डिसाइड करना है इसमें से p क्या होगा और q क्या होगा। ओके, इसमें से ऑड नंबर अगर मेरे लिए सक्सेस है तो ये बन जाएगा p इज इक्वल टू हाफ, और ये बन जाएगा q इज इक्वल टू हाफ। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेल्यूर दोनों भी मिल गए, n इज इक्वल टू 4 भी मिल गया। अब मुझे x की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। x की पॉसिबल वैल्यू निकालते समय कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इस नंबर तक जाना है 0 से। 0 1 2 3 4। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं कि अगर 4 बार डाइस थ्रो कर रहे हो, 4 बार डाइस थ्रो कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि एक भी ऑड नंबर नहीं आ सकता है। मतलब 0 के 0 सबके सब इवन नंबर आएंगे, 0 ऑड नंबर। ठीक है, एक ऑड नंबर आएगा, बाकी के बचे हुए इवन नंबर आएंगे। ऐसा हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक जा सकते हो, मतलब ऑड नंबर 4 के चारों ऑड नंबर आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? नेक्स्ट, x की पॉसिबल वैल्यू भी निकाली। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। इसमें बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं सिंपल बोलूंगा, आप बोल रहे हो कि x इक्वल टू 2 निकालो, बराबर है ना? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या कहता है? NCx p⁻x q⁻n−x। ठीक है, वेर n इज इक्वल टू क्या है? 4 है। चलो 4 भी लिख दिया। x इक्वल टू कितना है? 2 है। देखो यहाँ पे 2 है। p की वैल्यू कितनी है? हाफ है, हाफ लिख दी। ½ x कितना है? 2। फिर से q भी हाफ है, n-x आराम से करना है, 4 - 2। ये ध्यान देना, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये 4 है, 4 - 2, यहाँ पे 2 आएगा। वो बाद में देखेंगे, पहले आराम से। अब भी लॉन्ग वे से जाते हैं, बाद में शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट कुछ नहीं है, वो लॉजिक है, सिंपल। नेक्स्ट स्टेप, 4 × 3 एस को ऐसे ही सॉल्व करोगे ना, 4 × 3 1 × 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे 1/2 कितना आएगा? 2 ही आएगा। ये 2 2 ज़ा 4, मतलब क्या बचता है? 3 2 ज़ा 6 बच गया। ये 1/4 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर फिर से 4। ठीक है,
और 6 × 1 × 1 6 आएगा, नीचे 4 × 4 16 आएगा। तो इसको रिड्यूस करने के बाद 3/8 आता है। क्लियर, आपको आंसर मिल गया फॉर x = 2 के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। समझ में आया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट 3 सक्सेस। अब ये कंडीशन आराम से समझना है, एटलीस्ट और एटमोस्ट में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, समझो आप एक जॉब इंटरव्यू पे जाते हो, आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है और आपको पूछा जाता है कि सैलरी कितने लोगे। ठीक है, आप बोलोगे मुझे एटलीस्ट 50,000 चाहिए। जब आप एटलीस्ट 50,000 बोलते हो तो आपका इंटेंशन क्या होता है कि मुझे 50,000 से नीचे नहीं चाहिए, 50,000 के ऊपर ही सैलरी चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके। जब आप एटलीस्ट 50,000 बोलते हो तो मुझे 50,000 से नीचे नहीं जाना है, 50,000 से ऊपर वाले नंबर, 50,000 को पकड़ के ऊपर वाले नंबर, मतलब एटलीस्ट में आप एक नंबर के ऊपर लाइन खींच देते हो और उसके ऊपर के नंबर सब सिलेक्ट करते हो। मतलब मुझे 51 चाहिए, 52 भी चलेगा, 53, 54 भी चलेगा, उसके आगे के सब नंबर चलेंगे, बट 50 के नीचे 49 भी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? 41 नहीं चलेगा। अब एटमोस्ट की कंडीशन समझते हैं। उसी एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं पूछते, पर समझो आप लकी हो, आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया। वो बोलते हैं कि कितना घंटा काम करोगे, तब आप बोलोगे मैं मैक्सिमम एटमोस्ट 8 आवर्स काम करूँगा। तो एटमोस्ट के इंटेंशन में आप बोल रहे हो कि मैं 8 घंटे से नीचे काम करूँगा। 8 घंटा भी चलेगा, 8 घंटे से मैं नीचे काम करूँगा, 8 घंटे से ऊपर काम नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मुझे 7 चलेगा, 6 चलेगा, 5 चलेगा, बट 9 नहीं चलेगा। 9 8 से ऊपर आ रहा है, 8 भी चलेगा। क्लियर, 8 को पकड़ के सब नीचे। मतलब ये समझ में आया कि एटलीस्ट 3 मतलब 3 के ऊपर। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x > 3। 3 को पकड़ो और उसके ऊपर जाओ। तो x की ऐसी कितनी वैल्यू है जो 3 और 3 के ऊपर होंगे? 3 और 4। समझ में आया? तो आप बोल रहे हो सर ये x = 3 हो सकता है या फिर x = 4 हो सकता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, NCx, n कितना है? n 4 है, cx कितना है? 3 है, p हाफ, और x को दे, देखो ये x है ना, कॉपी किया 3, बाद में q भी हाफ, n - x 4 - 3 कितना आएगा? 1। ये समझा होगा आपको, 4 - 3 1, ऐसे 4 - 3 1। ओके, नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। n c x के जगह 4, p भी हाफ है, और ये x को मैंने कॉपी किया, q हाफ लिख दिया, ये q के जगह हाफ लिख दिया, n - x ये 0 आएगा, 4 - 4 0 आएगा। ओके, अब सिर्फ मुझे इसको सॉल्व करना है। 4c3 को कैसे सॉल्व करोगे? 4 को 3 डिजिट पीछे लाओ, 4 × 3 × 2, और ये 1 × 2 × 3, तो ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, 4 बचेगा। 1 का क्यूब 1 आता है, 2 का क्यूब 8 आता है, ये 1:1 1 आएगा, 2:1 भी 1 आएगा, 1/2। 4c 4 का आंसर अब भी बताया था, सेम है, तो आंसर क्या आएगा? 1, क्योंकि कैंसिल कर देंगे सब। 1:4 4 आएगा, 2:4 ये 16 आता है। इसका एनीथिंग (0), ये 0 मत लिखना, बहुत सारे स्टूडेंट 0 लिख देते हैं। 1/2 कुछ भी हो, मतलब अगर आपको 999 दिए (0) 1 आता है, ऑलवेज आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब बचा क्या मेरे पास? ये 4 बच गया, और यहाँ पे 1 × 1 1 / 16, और यहाँ पे सिंपल 1/16 बच गया ना। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/16 प्लस 1/16। डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार में 16 लिख दिया, और ये 4 + 1 कितना आएगा? 5। सिंपल, बहुत इजी था। अब मुझे ये एटमोस्ट वाला सॉल्व करना है। ओके, एटमोस्ट 2 वाला सॉल्व करते हैं। एटमोस्ट 2 मतलब 2 से नीचे नंबर, 2 को पकड़ के उसके नीचे नंबर। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा x मुझे 2 और 2 से नीचे चाहिए, ये समझा? तो आप यहाँ पे बोलोगे कितने नंबर ऐसे 2 से नीचे? 1 2 3 नंबर है। तो सॉल्व करते समय प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 लोगे। ठीक है, इसमें से 2 की प्रोबेबिलिटी हमने पहले निकाली थी, वो डायरेक्ट लिखेंगे। x = 0 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? n कितना है? 4, c x के आगे 0, और हाफ रेस टू ये 0, बाद में हाफ रेस टू ये कितना आएगा? 4 - 0 4। x = 1 को सॉल्व करते हैं, 4c 1, हाफ रेस टू 1, हाफ रेस टू 1, प्लस ये हाफ रेस टू 4 - 1
कितना आएगा 3 प्लस x इक्वल टू 2 की कितनी प्रोबेबिलिटी निकाली थी हमने, x इक्वल प्लस नहीं है ये इनटू है, x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी हमने 3/8 निकाली थी, तो मैं इसके जगह डायरेक्ट 3/8 लिख रहा, समझा। देखो यहाँ पे 0 दिखा 1 लिख दो क्योंकि आंसर 0 नहीं आता है, एनीथिंग रेज टू 0 इट इज 1, 1 रेज टू 4 1, 2 रेज टू 4 इज 16, तो यहाँ पे सिंपल 1/16 बचेगा। 4c1 का आंसर आएगा 4, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, एक ही डिजिट पीछे लाओगे तो 4 ही बचेगा, और ये 1/2 बचेगा सिंपल। यहाँ पे 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 आता है, और ये 3/8, ठीक है। यहाँ पे बचा क्या 1/16, यहाँ पे 4 इंटू 1 इंटू 1 4 अपॉन ये 16 कैसे 2 8 जा, और यहाँ पे 3/8, इन दोनों का एडिशन करोगे तो ये 5/16 बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है एक ही बार में आएगा, और ये 3/8। अब मैं क्या करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये 5/16, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, कितना आया 11/16। समझा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, देखो 3 टाइम्स से पहले ही मुझे पता चल रहा है कि n तो आप 3 बोल रहे हो, चलो n इज इक्वल टू 3 लिख दिया। इफ गेटिंग अ डबलेट का मतलब समझो, डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 ऐसे नंबर, ठीक है। और देखो पेयर ऑफ डाई मतलब 2 डाई एक साथ रोल किए, तो आपको ये पता है कि s आपका n ऑफ s आपका 36 आता है, ये पता है ना, 1 1 1 2 1 3 ऐसे सब लिखते जाएंगे 36 आएगा, ठीक है। और इसमें से सक्सेस के बारे में क्या बोल रहे हैं, गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर एज अ सक्सेस, कंसिडर अ सक्सेस, ठीक है। सक्सेस किस में, डबलेट मिलने में, डबलेट मतलब 1 1 2 2 ऐसे सेम नंबर, तो ऐसे कितने होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे 6 लोग होते हैं, तो मैं यहाँ पे p बोलूंगा 6 है कितने में से 36 में से, तो p इज इक्वल टू 1/6 बन गया, ये समझा, ठीक है। अगर 36 में से 6 डबलेट होंगे तो ऑब्वियसली बचे हुए कितने 30 लोग हैं, कितने में से 36 में से, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 5/6, देखो आंसर 1 आता है एडिशन करके, तो मैंने p और q करेक्ट निकाला है। ये शायद समझा कि 6 मैंने डबलेट p में ढकल दिया है, मतलब 36 में से 6 लोग गए तो बचेंगे कितने 30, उसके अपोजिट कितने होंगे 30/36, सॉल्व करने के बाद 5/6, तो p q मिल गया। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x मैंने पहले ही बोला है, इस नंबर तक जाना है 0 से, 0 1 2 3 हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो p ऑफ x इक्वल टू 2 निकालना है आपको, फॉर्मूले के हिसाब से NCX, n कितना है 3, x के जगह कितना आएगा 2, p कितना है 1/6, सो 1/6 रेस टू x मतलब 2, q कितना है 5/6 रेस टू n माइनस एक्स, 3 - 2 1, ओके। 3c2 को सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 2 1 इंटू 2 2 2 कैंसर, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 6 का स्क्वायर 36 आता है, और ये 5/6 एज इट इज रेस टू 1 है ना, समझा। और उसके बाद सॉल्व करोगे तो ये 3 1 जा 3 2 जा 6, ऊपर सिर्फ बचता है ये 5, और 36 इंटू 2 72। ये सिंपल था क्वेश्चन, बहुत ईजी था, ओके। चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि देयर आर 10% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, मतलब ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, ये समझ में आया, परसेंटेज वाला 60% ऑफ द स्टूडेंट, याद आया कुछ, ओके। तो इससे मुझे p और q निकालना है। पहले तो देखते हैं कि 10% डिफेक्टिव है, क्वेश्चन के ऊपर शिफ्ट हो जाओ डायरेक्टली, किसके ऊपर क्वेश्चन है, डिफेक्टिव के ऊपर ही है, मतलब ये 10% आपके लिए सक्सेस हुआ, 10% डिफेक्टिव, क्वेश्चन भी डिफेक्टिव के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये 10% डिफेक्टिव आपके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब 10/100, ये समझ में आया। 0 0 कैंसल, सो 1/10, 10% ना, तो 10/100। इसके अपोजिट में कितना होगा, अगर 10% सक्सेस में जा रहा है तो फेल्योर में कितना आ रहा है 90%, 90/100, ये कैंसल हुआ तो Q आपका 9/10 बन गया, ये समझा, ठीक है। आगे बोल रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 4 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम्स, मतलब वो पूरे लार्ज बल्क में से उन्होंने 4 आइटम्स निकाले, मतलब उन्होंने 4 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो इससे पता क्या चला n इज इक्वल टू 4, ठीक है। x की वैल्यू निकली है, कैसे लिखोगे 0 1 2 3 4,
ठीक है। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम्स, 1 के ऊपर डिफेक्टिव आइटम नहीं जाने चाहिए। तो 1 के ऊपर नहीं जाने चाहिए मतलब 0 और 1 चलेंगे, 0 और 1 चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x इज लेस देन इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस केस में x इक्वल टू 1, सॉरी x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। x इक्वल टू 0 को कैसे सॉल्व करोगे, n पता करो पहले 4, सी x कितना है 0, p कितना है 1/10, चलो 1/10, रेस टू x कितना है 0, q कितना है 9/10, 4 माइनस 0 4, ओके। 4c1, p के जगह 1/10, ये 1 कॉपी किया मतलब x 1 है ना, लिख दिया 9/10, n माइनस एक्स मतलब 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, ओके। इसका आंसर 1, इसका भी आंसर 1 क्योंकि ऊपर 0 है। इसका आंसर सॉल्व मत करो, 9/10 रेस टू 4 ही लिख दो, ऐसे भी चलेगा। 4c1 का आंसर 4 आएगा, एक ही डिजिट पीछे लाओगे, ओके। और इसका 1/10 और ये 9/10 का क्यूब, ठीक है। इसमें क्या बचा 9/10 रेस टू 4 और प्लस ये 4 1/10 9/10 का क्यूब बचा, क्लियर। अब ध्यान देना इन दोनों में ये कॉमन है ना, 9/10 9/10, 9/10 का क्यूब आप कॉमन निकाल सकते हो। चलो 9/10 का क्यूब मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे बचेगा क्या 9/10, समझा। 9/10 का क्यूब गया ना, तो 4 में से तो 3 गए, तो इसकी पावर कितनी बची, सिर्फ एक पावर बची, तो मैंने 9/10 लिख दिया। प्लस ये क्या बचा 4 इंटू 1/10 भी बचा, मैंने डायरेक्ट कर दिया 4 इंटू 1 4 और ये अपॉन में 10 बचा, ये तो बाहर गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये 9/10 का क्यूब एज इट इज़, डिनोमिनेटर में सेम है तो 9 + 1 13/10, इसको एज इट इज़ लिखोगे चलेगा। यह आंसर आप यहाँ तक रोक दोगे, ये भी आंसर सेम ही है, ओके। पीछे शायद टेक्स्ट बुक में इसको पॉइंट में कन्वर्ट किया है ऐसे कि 1.3 और ये 0.9 रेस टू 3, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ये भी चलेगा, ओके। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन कार्ड के ऊपर डिपेंड है, तो कार्ड के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ओके। आपको पता है कि कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल कार्ड्स, उसके 2 पार्टीशन होते हैं 26 एग्जैक्टली 2 पार्ट्स। अब ये पार्टीशन कैसे होते हैं, 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, ये समझ में है, ठीक है। उसके बाद इसके भी 2 पार्ट होते हैं कि रेड के 13 इक्वली, रेड में कौन से आते हैं, डायमंड और हार्ट, डायमंड हार्ट पता है ना, डायमंड कुछ ऐसा कार्ड होता है, हार्ट कुछ ऐसा कार्ड होता है, रेड वाले ये सब। उसके बाद स्पेड क्लब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्लब सॉरी, ये 13 ये ऐसा कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लियर। इसमें कुछ स्पेशल कार्ड होते हैं, उसे कहते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब जिनके ऊपर फेस होते हैं, ऐसे कितने, किंग होता है, उसके बाद क्वीन होती है, उसके बाद जैक होता है, और ये कितने कितने कार्ड है, ये 4 होते हैं, ये क्वीन भी 4 होते हैं और जैक भी 4 होते हैं, ऐसे फेस कार्ड कितने होते हैं 12, ठीक है। उसके बाद और एक स्पेशल कार्ड होता है एस, इक्का, ये कितने होते हैं 4, समझा, ठीक है। ये सब इसमें इंक्लूड है पर ये स्पेशल कैटेगरी में है, ये फेस कार्ड नहीं है, फेस कार्ड सिर्फ ये लोग हैं, ये सिर्फ स्पेशल कार्ड है, क्लियर। अब देखोगे क्यों मैंने बताया, क्योंकि ये कार्ड वाला क्वेश्चन है, वो बोल रहे फाइंड द कार्ड, सॉरी 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली, 5 कार्ड उन्होंने निकाला है, तो इससे क्या पता चल रहा है, उन्होंने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया है। तो n इज इक्वल टू, मैं तो पहले 5 लिख दूंगा, ये मुझे पता चल गया, ओके। फ्रॉम अ वेल शफल कार्ड ऑफ 52 कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट all the cards are spade, all 5 cards are spade, उसके बाद only 3 cards are spade, none is a spade। आपको क्वेश्चन से कुछ पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि वो हर बार स्पेड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मतलब स्पेड उनके लिए सक्सेस है, समझ में आया, स्पेड उनके लिए सक्सेस है। तो मैं यहाँ से इस टेबल में से स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। स्पेड कहाँ पे, यहाँ पे, कितने स्पेड है 13, कितने में से 52 में से, समझा, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड ये कितनी आएगी, 13 स्पेड है
52 में से, ओके ये होता है 1/4। तो मेरे लिए P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/4 बन गया, तो Q उसके अपोजिट में 3/4 बन जाएगा। इसके अपोजिट में ना 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। अगर 13 स्पेड कार्ड है, 52 में से 13 स्पेड कार्ड निकाल दो, कितना बचेगा 39। तो मैं बोलूँगा बचे हुए कार्ड कितने हैं 39, कितने में से 52 में से, बराबर। इसको सॉल्व करोगे 13 3 जा 13 4 जा Q इज इक्वल टू 3/4। ये भी समझ में आया। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि P1 में से P को सब्ट्रैक्ट कर दो, Q अपने आप मिल जाता है। चलो ये डेटा निकाला। अब मैं x के बारे में लिखूंगा। x की पॉसिबल वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक, ये समझा। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन बोल रहे कि ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड, पांचों के पांचों कार्ड स्पेड होंगे। तो पहले क्वेश्चन में वो बोल रहे कि आप x इक्वल टू 5 लेना। चलो x इक्वल टू 5 लिया। इसमें सॉल्व करना है NCX, n कितना है 5, n 5, C x के जगह 5, P कितना है 1/4, चलो 1/4 रेस टू x, x तो 5 है, और Q कितना है 3/4 रेस टू 5 - 5 0 अंडा। इसका आंसर कितना आता है 1 ना, 1। इसको एज इट इज़ रखोगे चलेगा, अच्छा होगा। और इसका आंसर भी 1 आता है, सॉरी 1, ओके। तो फाइनली आपको 1/4 रेस टू 5 मिलता है। सॉल्व करना है तो 1/5 1 आता है, और 4/5 कितना आता है 1024 शायद। सॉल्व करके देखते हैं। 4 का क्यूब कितना आता है 64 ना, नहीं 16 करो 256 आता है। और 256 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24, 2 5 4 ज़ा 20 और ये 2 22, 2 बचा 6, 4 2 ज़ा 8 और ये 10, करेक्ट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर। उसके बाद सेकेंड, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, ओनली 3 कार्ड्स मतलब P ऑफ x इक्वल टू 3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 5C3 NCX 5C3। उसके बाद P कितना है 1/4 रेस टू x मतलब 3, और Q इज 3/4 रेस टू 5 - 3 इज 2। 5C3 को सॉल्व करना है तो 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाय 1 × 2 × 3 करेंगे। यहाँ पे 3 3 कैंसल्ड, 4 2 ये बचेगा कितना 10, ओके। 1 का क्यूब तो 1 आएगा, 4 का क्यूब कितना आता है 64, और ये 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। ये 9 × 1 9 आता है, और 64 × 16 ये 4/5 हुआ ना, तो 1024 ही आएगा। तो 90/1024 ये आपका आंसर बन गया, ओके। उसके बाद सॉल्व करना है नन इज अ स्पेड। नन इज अ स्पेड मतलब आप बोल रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकालो, कोई भी स्पेड नहीं है मतलब 0 स्पेड, ठीक है। उसमें फॉर्मूला यूज करो NCX, n तो 5, चलो 5, C 0, और P कितना है P 1/4 रेस टू 0, और 3/4 रेस टू ये 5 - 0 5, ठीक है। 5 से 0 1 आया, इसका भी आंसर 1 आता है। 3/5 ये 243 आएगा, और 4/5 तो हमने अभी निकाला है 1024, तो ये 243/1024, ओके। ये क्वेश्चन खत्म हुआ, इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, सिर्फ फॉर्मूले यूज करने हैं। ये फॉर्मूला सिर्फ आपको अच्छे से यूज करना आना चाहिए, और क्वेश्चन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर आपको मिल गया तो आराम से ये सॉल्व कर लोगे। चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। द प्रोबेबिलिटी